Hello everybody, I AS Vasisht welcome you all on the platform of Engineers Rankers Point। हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे थे। हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया था मैट्रिक्स के ऑर्डर मीन्स साइज के अकॉर्डिंग कैसे कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। हमने मैट्रिक्स के एलिमेंटल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन देख लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक बार उसको ज़रूर देख लें। नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, हम डिफरेंट ऑपरेशंस और मैट्रिसेस भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्लासीफाई हो सकती हैं मैट्रिसेस वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स एडिशन। भाई एक मैट्रिक्स है ए 2 3 1 5 2 -1, दूसरी मैट्रिक्स है बी 1 0 3 2 5 8। क्या ये दोनों की साइज मींस ऑर्डर सेम है? 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम। अगर सेम ऑर्डर है तो इन मैट्रिसेस का एडिशन ऑपरेशन पॉसिबल है। मींस एडिशन होने के लिए ऑर्डर मस्ट बी सेम। पहली बात तो अगर ऑर्डर सेम नहीं है, मान लो एक सी मैट्रिक्स है 2 1 6 3, तो आप ए प्लस सी नहीं कर सकते हो, नॉट वैलिड। अच्छा ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी करते टाइम पे जो ए आई जे है वो बी आई जे के साथ मीन्स A11 B11 के साथ A12 B12 के साथ ऐड होकर के रिजल्टिंग बनता चलेगा। तो ये हो जाएगा 3 3 4 7 7 7। ये रिजल्ट है मैट्रिक्स एडिशन। सिंपल सी बात है, पता भी होगा आप लोग को। एडिशन ऑपरेशन के हिसाब से किसी तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि दो मैट्रिक्सेस को ऐड होने पर ऐसा आ जाए तो ये वाली टाइप की मैट्रिक्स होगी, ऐसा नहीं वैसा आ जाए तो ये वाली, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ऐसे ही अब मैं मैट्रिक्स एडिशन की बजाय अगर सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो सेम आप कह सकते हो कि उसमें भी साइज जो होना चाहिए मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए। ए माइनस बी करोगे तो ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं ए माइनस बी करूं तो यहाँ रिजल्ट हो जाएगा 2 -1, इस तरह से 3 -1 सॉरी 3 -0 -2 -3 एंड -9। ये ए माइनस बी हो जाएगा। बी माइनस ए कर रहे होते तो बी में से ए के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाते। इस तरह से कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, ठीक है। मैट्रिक्स है अगर A 2 1 3 6, दूसरा मैट्रिक्स है B 1 2 5 8। अगर आप A मल्टीप्लाई बाय B करेंगे तो उस केस में ऐसा होगा, आपको A मैट्रिक्स की एक पर्टिकुलर रो में ट्रेवल करना है, आगे बढ़ना है धीरे धीरे, और इसके कॉलम में आगे बढ़ना है। किसका? A का रो में ट्रेवल करना है और B के कॉलम में ट्रेवल करना है। ट्रेवल करते हुए जो एलिमेंट्स काउंटर होते रहे, एनकाउंटर होते रहे, उनको मल्टीप्लाई करके और ऐड करते चलना है। पता होगा ना ऐसे पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं हम, तो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 2 के साथ प्लस करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 2। फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम के साथ ट्रेवल करके मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट के फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट आ जाएगा। अगर फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट के फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम एलिमेंट आ जाएगा। तो हो जाएगा 7 और +8। ऐसे ही अब फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अगर थर्ड कॉलम भी होता तो फिर थर्ड के साथ कर देते, मीन्स थर्ड कॉलम अलाउ हो गया यहाँ पर, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कॉलम भी आगे और हो सकता है, और अगर सिंगल कॉलम होता तो भी चलता, कोई बात नहीं है। सेकंड रो को फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हो जाएगा अब रिजल्ट जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो रिजल्ट का भी सेकंड रो का एलिमेंट आएगा फर्स्ट कॉलम वाला, तो हो जाएगा 3 + 12। नेक्स्ट हो जाएगा 15 + 48। आप रिजल्ट एडिशन का बोल देंगे 4 15 15 एंड ये हो गया 63। ये रिजल्टिंग A मल्टीप्लाई बाय B हो गया है। समझ में आती होगी बातें? अच्छा, यहाँ पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉलम भी चलता, क्या यहाँ पर थर्ड रो भी चलेगी? अगर यहाँ थर्ड रो एलिमेंट होता मान लो 1 6, आप इसके फर्स्ट रो को
फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, हम अपनी तरफ से 0 नहीं प्लेस कर सकते। मान ले कि 0, अगर हम अपनी तरफ से यहाँ 0 मान ले रहे हैं फिर तो हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ही चेंज कर दे रहे हैं ना। और एक्चुअल में मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, हम एक एक्स्ट्रा रो का एलिमेंट मानना है, मींस 2 क्रॉस 3 का मानना है, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। समझ में ये आता है कि जो मैट्रिक्स ए है, मतलब ए मल्टीप्लाई बाई कर रहे होंगे, बी कर रहे होंगे, तो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम जितने होंगे बी मैट्रिक्स में उतनी ही रो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम होती हैं अगर तो आप इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, उससे कम नहीं हो सकती। बाकी इसमें कॉलम चाहे कितने भी हो सकते हैं। क्या समझ में आया? वापस से, फर्स्ट में जितने कॉलम होंगे सेकंड में उतने रो होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, अगर थर्ड रो भी होती तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते, रिजल्ट में थर्ड रो आना स्टार्ट हो जाता। याद आ गया होगा ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कंक्लूजन ये निकलता है, अगर एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, बी दूसरी मैट्रिक्स है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम मतलब m या n, कॉलम बाद में होता है ना, नंबर ऑफ कॉलम बी में उतने ही रो होने चाहिए, मीन्स n, बाकी इसमें r कुछ भी हो सकता है। कंक्लूजन ये है कि ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये चाहे जो वैल्यू हो सकती है, ये भी चाहे जो वैल्यू हो सकती है, बट ये जब भी जितनी भी वैल्यू होता ना n यहाँ पर भी वही सेम होना चाहिए। अब रिजल्ट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी जो करेंगे उसका ऑर्डर कितना होगा ये और देखिएगा, ध्यान समझना। जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते तो फर्स्ट रो वाला एलिमेंट आता था, ऐसे अगर सेकंड रो तो सेकंड, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी रो होंगी ए में उतनी रिजल्ट में रो आती चलेंगी। मीन्स रिजल्ट में रो कितनी आएंगी? जितनी ए में रो होंगी। रिजल्ट में कॉलम कितने आएंगे देखिएगा, अगर मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है, फर्स्ट रो को अगर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट आता। मीन्स रिजल्ट में कितने कॉलम आएंगे, आप इस रो को कितने कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स बी में जितने कॉलम्स होंगे, बी में कितने कॉलम्स हैं आर, तो ऐसा होगा। वापस समझ लेना, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा केवल जब ऐसा हो, रिजल्टिंग ए एंड बी के मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर m क्रॉस r ऐसा आएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनता है वो एक बार समझ लेते हैं हम, फिर उसके बाद इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन भी हो सकता है मैट्रिसेस का, तो वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमारी लेक्चर सीरीज का इंजीनियर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ टू मैट्रिसेस ए, एक मैट्रिक्स है ए, ऑर्डर है 4 क्रॉस 3, बी जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 एंड सी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, आर मल्टीप्लाइड टू गेट मैट्रिक्स ए बी सी। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी के साथ एंड सी के साथ, देन ए बी सी रिजल्ट आएगा ना। पहले फर्स्ट केस, क्या ये ए बी सी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं, अभी अभी हम सीख के चुके हैं। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए ए का नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, हमें अगर ए बी सी कैलकुलेट करना है तो यू कैन कैलकुलेट फर्स्ट ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए बी, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई सी विद ए बी, इट विल रिजल्ट ए बी सी। यू कैन इन अदर वे मल्टीप्लाई बी विद सी फर्स्ट एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई बी सी के साथ आप ए प्री में मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान रखिएगा आप ये और समझना, एक मैट्रिक्स है मान लो 3 क्रॉस 2 का, दूसरा मैट्रिक्स है मान लो 2 क्रॉस 4 का, ए बी इज पॉसिबल और नॉट? ए बी पॉसिबल है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो, एंड ऑर्डर ऑफ ए बी इज 3 क्रॉस 4। इज बी ए ऑल्सो पॉसिबल? बी ए अगर आप फाइंड करोगे, बी है 2 क्रॉस 4 का एंड ए है 3 क्रॉस 2 का, नंबर ऑफ रो इज नॉट नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। बी ए इज नॉट पॉसिबल, तो ए बी और बी ए हो सकता है दोनों में से एक पॉसिबल ही ना हो, तो ए बी ए के इक्वल होगा ऐसा कह ही नहीं सकते। एक दूसरा केस और समझिएगा, ए का ऑर्डर है मान लो 3 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इज ए बी पॉसिबल? यस पॉसिबल, ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी 3 क्रॉस 3। इफ वी मल्टीप्लाई बी विद ए, इज बी ए पॉसिबल? पॉसिबल, ऑर्डर ऑफ बी ए 2 क्रॉस 2, बी ए ऑल्सो पॉसिबल, ए बी ऑल्सो पॉसिबल, बट ए बी कैन बी इक्वल टू बी ए, ऑर्डर ही सेम नहीं है तो कहाँ से इक्वल हो सकता है? नहीं पॉसिबल है। तो आप ये कह सकते हो इन जनरल कभी बाई चांस ऐसा केस हो सकता है कि ए का बी से प्री मल्टीप्लाई करें या
ए का बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करें सेम हो जाए। बाई चांस एक्सेप्शनली ऐसा हो सकता है, बट ऑलवेज ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। स्पेशल केसेस में ऐसा हो सकता है कि इक्वली हो जाए। मान लो मैट्रिक्स ऐसी हो कि ए से बी को प्रो में पोस्ट मल्टीप्लाई करो, पी में मल्टीप्लाई करो, सेम बने, लेकिन मैं इन जनरल कमेंट करूं तो ऐसा नहीं है। तो अगर आपको ए बी सी फाइंड करना है तो आप ए बी के साथ सी को पोस्ट मल्टीप्लाई ही करेंगे, फिर सी को प्री मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐसे आपने बी सी फाइंड करके देन ए बी सी फाइंड करना है तो ए को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो तरीके हैं आपका ए बी सी फाइंड करने का। चलिए, ये मैंने ए बी सी क्यों बताया, आगे क्वेश्चन क्या है। देन मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस रिक्वायर्ड आर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बन करके आए हुए हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अभी हमारे कंसेप्ट्स बना रहे हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम काफ़ी कंसेप्ट्स बिल्ड करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, लेट ए मैट्रिक्स है इस तरीके से, मीन्स 2x3। लेट बी मैट्रिक्स है, मस्ट बी 3x समथिंग, तो मैं 3x2 का कंसिडर कर रहा हूँ। ये 3x2। अगर आप ए बी फाइंड करोगे तो देखो आपको क्या करना होगा। आपको पहले ये एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, एक मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। सही कर रहा हूँ ना मैं, आगे ट्रेवल कर रहा हूँ, इधर आगे ट्रेवल कर रहा हूँ। देन दिस एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस। ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड होगा ना। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने करने पड़े आपको फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए? 1 2 एंड 3। अच्छा, ये बना 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है अभी हाल फिलहाल में। कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस करने पड़े आपको? 1 2 एंड 3। एडिशंस कितने करने पड़े आपको? 1 एंड 2। बात समझ में आया? आपको एक एलिमेंट नहीं, आपको पूरा मैट्रिक्स फाइंड करना है। अगले एलिमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दैट 1 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। कितना नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हुए? 1 2 3। आपको हर एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए 3 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप इस रो को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं कॉलम से। इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं इस रो में उतने ही एलिमेंट्स होंगे, और इसमें उतने ही नंबर ऑफ रो हैं। हर एलिमेंट उतने ही रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप कह सकते हो इतने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ईच एलिमेंट को फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा आपको। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? आप कह सकते हो इस ए बी का ऑर्डर बन के आएगा 2x2। 2x2 ऑर्डर आने का मतलब 4 एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट को फाइंड करने के लिए मल्टीप्लिकेशन कितना करना पड़ रहा है? 3 मल्टीप्लिकेशंस करना पड़ा। तो ये मैट्रिक्स रिजल्ट फाइंड करने के लिए, मींस ए बी फाइंड करने के लिए आपको कितने मल्टीप्लिकेशंस करने पड़े? आपको हर एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन करने पड़े 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड हुए 2। तो आपको 6 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस करने पड़े ए बी फाइंड करने के लिए। बात समझ में आया? अगर कोई पूछे कितने नंबर ऑफ एडिशंस रिक्वायर्ड होंगे, तो आप कहोगे 3 नहीं बल्कि 2 एडिशंस रिक्वायर्ड हो रहे हैं। 2 नंबर ऑफ एडिशंस रिक्वायर्ड हो रहे हैं हर एलिमेंट के लिए। एलिमेंट्स कितने? 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एडिशंस 4 एडिशंस रिक्वायर्ड होंगे। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, कितने नंबर ऑफ एडिशंस रिक्वायर्ड हैं। तो आप जनरलाइज अब यहां पर समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं आप? एक मैट्रिक्स है अगर ए, ऑर्डर अगर इसका है m क्रॉस n। दूसरा मैट्रिक्स है अगर बी, ऑर्डर है इसका n क्रॉस r। तो आप ए बी जो फाइंड करेंगे उसका ऑर्डर कितना होगा? समझ चुके हम, m क्रॉस r। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे इस मैट्रिक्स में? इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे, ये साइज जो होता था ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बताता था, m इंटू r। हर एलिमेंट को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस करने कितने होंगे? नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर ईच एलिमेंट कितने होंगे? आप समझ चुके हो कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस चाहिए? जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है, मींस कॉलम्स। जितने इसमें कॉलम होते हैं उतने इसमें रो भी होता है। आप कह सकते हो इसका मतलब ये जो कॉमन होती है ना चीज जो दोनों में सेम होती है, उतने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस चाहिए होते हैं। कितने नंबर ऑफ एडिशंस चाहिए होते हैं ईच एलिमेंट के लिए? फॉर ईच एलिमेंट
नंबर ऑफ एडिशंस एक कम होगा जितने मल्टीप्लिकेशंस है। आप ऐसा कहो ना 10 मल्टीप्लिकेशन है तो 10 को आप ऐड करोगे तो 9 एडिशंस ही तो रिक्वायर्ड होंगे, फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ थर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ n-1 एडिशंस रिक्वायर्ड होंगे। अगर कोई कहे टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कितने होंगे तो n-1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि इतने एलिमेंट्स चाहिए। कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड होंगे, n मल्टीप्लाई बाय m इंटू r नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है बात? तो अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अभी हमें ए बी सी फाइंड करना है। हम पहले ऐसा कर सकते हैं, ए बी फाइंड कर लें। ए बी फाइंड करने के लिए आपको ए 4x3 को बी 3x2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। कर सकते हैं मल्टीप्लाई। कितने एलिमेंट्स बन करके आएंगे टोटल ए बी में? आप कहोगे 4x2 मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स बन करके आए। हमसे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस पूछा है, कभी नंबर ऑफ एडिशंस भी पूछ सकता है। अभी अभी सीख के चुके हम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 3। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर ईच एलिमेंट कितने होंगे, 3। इस और एलिमेंट्स कितने हैं, 8, इसलिए टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 24। क्या हमें ए बी फाइंड करना है या ए बी सी फाइंड करना है? हमें ए बी सी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने में 24 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड होंगे। अब ए बी के बाद ए बी है 4x2 का, इसको सी से और मल्टीप्लाई करना है, सी है 2x3 का। कर सकते हैं। ए बी सी रिजल्ट कितना ऑर्डर का आएगा, 4x3 ऑर्डर का, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 12। हर एक के लिए मल्टीप्लिकेशन कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2, इसलिए टोटल मल्टीप्लिकेशन कितने हुए, 24। ए बी को सी से मल्टीप्लाई करने में 24 मल्टीप्लिकेशन चाहिए और ए बी फाइंड करने में 24 मल्टीप्लिकेशन चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने चाहिए, 48। बट हमसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या पता इससे कम से भी काम चल सकता हो। आपको कैसे पता चलेगा कम से कम? हम तो कहेंगे भाई 24 मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे ना आपको। हर एलिमेंट को फाइंड करने के 3 चाहिए, यहाँ पे टोटल एलिमेंट 8 थे, 24 यहाँ चाहिए। हर एलिमेंट को फाइंड करने के लिए 2 चाहिए, टोटल एलिमेंट यहाँ पर थे 12 इंटू 2 24 चाहिए, टोटल मल्टीप्लिकेशन तो 48 चाहिए। बट दूसरा अप्रोच ये था कि आप ए बी सी फाइंड करने जा रहे हो तो पहले बी सी फाइंड कर लो, क्या पता इसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम रिक्वायर्ड। बी से फाइंड करने के लिए बी का ऑर्डर कितना है, 3x2, सी का ऑर्डर कितना है, 2x3। बी सी पॉसिबल होगा, ऑर्डर क्या होगा, 3x3। ऑर्डर क्योंकि 3x3 को इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9। हर एक के लिए कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, 2, इसलिए टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 18। बी इंटू सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी फाइंड करने के लिए आपको 18 मल्टीप्लिकेशन चाहिए, लेकिन हमें बी सी नहीं बल्कि ए बी सी चाहिए। बी सी जिसका ऑर्डर है 3x3 के साथ ए का ऑर्डर कितना था, 4x3 का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है, दोनों सेम है ना। ए बी सी का ऑर्डर कितना बन करके आएगा, बी सी के साथ ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x3, 4x3 इसलिए टोटल एलिमेंट्स 12। हर एक के लिए मल्टीप्लिकेशन कितने, 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 36 मल्टीप्लिकेशन ये, 18 मल्टीप्लिकेशन ये। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 54। यहाँ तो ज़्यादा मल्टीप्लिकेशंस लग रहे हैं। हमसे मिनिमम पूछा था, अभी तक हमें डाउट था कि क्या पता उस केस में नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कम रिक्वायर्ड हो। आप रिजल्टेंट आंसर कह देंगे 48 इज द मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड। ये अप्रोच क्लियर हुई है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस 1-2 बार आए हुए हैं एग्जाम्स में डिफरेंट ब्रांचेस में, तो उसमें क्वेश्चन को रीड करके हमें समझ में नहीं आता किस मल्टीप्लिकेशन को पूछ रहा है। उसने ए बी से बोल दिया कितने मल्टीप्लिकेशन चाहिए, आप बोलोगे ए को बी से मल्टीप्लाई करें, फिर बी को सी से, 3 मल्टीप्लिकेशन चाहिए, 2 मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ये नहीं पूछ रहा, बल्कि कितने एलिमेंटल मल्टीप्लिकेशन चाहिए ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर इसी में एडिशन पूछ लेता तो आपका आंसर क्या होता, आप बस ये कहते कि यहाँ पर 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एडिशन हमेशा इससे एक कम रिक्वायर्ड होगा ना, मीन्स 16 एडिशन की बात कर रहा हूं अगर मैं। ठीक है, इस वाले केस में 12 एलिमेंट्स थे, एडिशन कितने रिक्वायर्ड होंगे, 1, मीन्स 12 और 16 टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कितने हो गए, 28। अगर ये वाली अप्रोच फॉलो कर रहे होते 9 मल्टीप्लाई बाय 2 से एक कम, मीन्स 9 एडिशन यहाँ चाहिए। यहाँ पर टोटल एलिमेंट बनना है 12 मल्टीप्लाई बाय एडिशंस हर एक में कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2, 24 और 9 का एडिशन सीधी सी बात है 33, इससे ज़्यादा आएगा ना, तो 28 इज द मिनिमम नंबर ऑफ एडिशन। तो मिनिमम नंबर ऑफ एडिशंस कितने रिक्वायर्ड होंगे, 28। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, प्योर मल्टीप्लिकेशन
मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाकी और जो क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और एवरेज स्टूडेंट जो भी होता है उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले से पता होगा ही। कोई बहुत ही ज़्यादा भूल गया हो कि उस टाइम पर जो पढ़ा था बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग कैसे क्लासीफाई होती है मैट्रिसेस वो समझते हैं हम। ये 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन के बेस पर हम डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके से। तो समझते हैं कैसे ये डिफाइन होगा। अगर कोई मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स को आप ए से ही मल्टीप्लाई करो। पहली बात तो क्या ए का ए से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो किन स्पेशल केसेस में पॉसिबल है या हर एक केस में पॉसिबल होगा, ये समझने के लिए ध्यान से देखना है। इधर एक मैट्रिक्स है, मान लो ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x2। अगर इस ए को ही ए से 3x2 से मल्टीप्लाई करने बैठें तो क्या पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन? नहीं पॉसिबल होगा, सीधी सी बात है। अगर मैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करूं, भाई स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा और भी किसी केस में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम है ए में उतने ही नंबर ऑफ रो भी तो होने चाहिए। ए को ए से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता भी हो सकता है। तो हम जो ये क्लासिफिकेशन डिफाइन कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई ए, उसके लिए बोल रहा हूं मैं। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, 4x4 की हो सकती है। ठीक है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको ए स्क्वायर कह सकते हो। ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आए, मैट्रिक्स ही तो आती है, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जो नई रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो भी ए ही रहेगा। अगर हर एक मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा, हर एक मैट्रिक्स के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, कुछ स्पेशल मैट्रिसेस के लिए ऐसा पॉसिबल होगा कि अगर उस मैट्रिक्स को आप उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, मींस ए स्क्वायर फाइंड करें, सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है? एग्जाम्पल भी मैं अभी बताऊंगा हर एक के लिए। नेक्स्ट समझना इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर एक मैट्रिक्स ए को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, मीन्स ए स्क्वायर फाइंड करो। अभी सीखे हम ए मैट्रिक्स को आप ए मैट्रिक्स से तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मीन्स ए स्क्वायर तभी कर सकते हो जब ए मैट्रिक्स खुद स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मीन्स सेम वही है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल टू आई। आई क्या चीज होती है? आई पहले डिस्कस किया है क्या हमने? आई क्या होती थी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन और सुनते जाइएगा। एक मैट्रिक्स है ए, मान लो 3x3 का है, तो फिर आप इसको ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो 3x3 से। जो रिजल्टिंग ए स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, ए मल्टीप्लाई बाई ए, उसका 3x3 उसका ऑर्डर भी तो 3x3 ही होगा ना। मीन्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर ए, उसको आप ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर करते हैं, कर सकते हैं, तो रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स आएगी वो भी उतने ही ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। अगर वो भी उतने ही ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए वो ए आ जाए, तब तो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, और ए की जगह आई आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। मान लो ए है 3x3 की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3, ये 3x3 का ही आना, रिजल्टिंग ए स्क्वायर करेंगे तो, बट वो ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए 3x3 का, देन उस केस में हम बोलेंगे इसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। एग्जांपल अभी हम देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप मैट्रिक्स वही है स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, उस मैट्रिक्स ए को आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मींस ए स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, वो या तो ए आ जाए आइडेम्पोटेंट बोलेंगे या आई आ जाए इनवॉल्यूटरी बोलेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम मैट्रिक्स ए आ जाए या आइडेंटिटी, कुछ और भी आ सकता है। कुछ और आ गया, निराश नहीं होंगे कि इन दोनों में कुछ आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर के साथ, पहले क्या किया आपने, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आया, इस ए स्क्वायर से वापस ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखना, ए अभी मैंने बताया 3x3 का है, जब इस ए को ए से मीन्स 3x3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर भी 3x3 का आता है। जब ए स्क्वायर 3x3 का आ गया, उसको ए से 3x3 से मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, ए क्यूब आ जाएगा यहाँ से, और जो ए क्यूब आएगा वो भी 3x3 का आएगा। ए क्यूब कुछ आ गया है, ए क्यूब कुछ आ गया, ए क्यूब को फिर ए से मल्टीप्लाई करें, ए की पावर 4 आ जाए,
पता नहीं, कुछ कुछ भी आ सकता है। ऐसे पावर बढ़ते बढ़ते मान लो A4 को A से मल्टीप्लाई करने पर A की पावर 5 जो मैट्रिक्स आई वो आ गई नल मैट्रिक्स। इससे पहले नल नहीं आई थी। नल मैट्रिक्स ध्यान आ रहा होगा ना, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, देन उस केस में हम इसको बोल देते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स। नाम से ध्यान रहेगा, निल, निल मतलब जीरो, पोटेंट मतलब पावर बढ़ाने पर। आप जैसे इसको बोल रहे हैं आइडेम पोटेंट मतलब हम बोलते हैं ना आइडेंटिकल, दो चीज़ें एक जैसी होती है तो आइडेंटिकल। पोटेंट मतलब हम जब पावर बढ़ा रहे हैं तो आइडेंटिकल, सेम वही आ जा रही है, ठीक है, तो आइडेम पोटेंट। इनवॉल्यूटरी अलग चीज़ है, पोटेंट से मैं रिलेट करके बता रहा था। ऐसा कभी आ जाए किसी स्पेशल मैट्रिक्स को, अगर आप उसी से मल्टीप्लाई करते जाएं, पावर बढ़ाते जाएं, पावर बढ़ाते बढ़ाते किसी पर्टिकुलर पावर पे जाके नल मैट्रिक्स आ जाए, तो इस केस में हम उसको निल पोटेंट मैट्रिक्स बोल देते हैं। और जिस अब A की पावर 5 पर ये 0 0 0 आ गया, A की पावर 5 को अब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A की पावर 5 में तो चलो 0 0 0 एलिमेंट है, मैं 3 क्रॉस 3 की मान रहा हूँ। इसको A से मल्टीप्लाई करें, A में कुछ भी हो, बट जब 0 0 0 को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट तो 0 आएगा ना। तो A की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई A मीन्स A की पावर 6 भी 0 ही आना है, फिर 0 0 0 आना है, नल आना है। तो A की पावर 5 पर 0 है, 4 पर 0 नहीं है। तो ये मिनिमम पावर जो थी जिस पर ये नल पोटेंट मैट्रिक्स, सॉरी नल मैट्रिक्स बन गई, उसको हम बोल देते हैं इस निल पोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स। तो आप इंडेक्स क्या डिफाइन कर सकते हो, इंडेक्स यहाँ पर क्या है 5 है, और इंडेक्स इज मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच a टू पावर n इक्वल टू 5। भाई A की पावर है ना कुछ ऐसे, n 5 पर 0 हो रहा है, 6 पर भी 0 है, 7 पर भी 0 है, लेकिन मिनिमम कौन सी है 5, तो 5 इज द इंडेक्स ऑफ दिस निल पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, अब एक चीज और यहां से समझते चलेगा, अगर A स्क्वायर A है तो A क्यूब क्या होगा, A क्यूब होगा A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई A, और A स्क्वायर खुद क्या था, A था, तो ये हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाई A, और A मल्टीप्लाई बाई A क्या होगा A स्क्वायर, और A स्क्वायर क्या था A था, तो A क्यूब भी तो A हो जाएगा। A की पावर 4 क्या होगा A क्यूब इंटू A, A क्यूब क्या था A, तो ये A स्क्वायर हो जाएगा, A इंटू A स्क्वायर, और A स्क्वायर क्या था मीन्स A की ऑल पावर्स A ही बनेगा इसमें। आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स में कितना भी पोटेंट कर दो मीन्स पावर कर दो, आइडेंटिकल रहेगी, मतलब सेम ही रहेगी मैट्रिक्स। स्क्वायर क्यूब 3 पावर 4 पावर 5 पावर, पावर बढ़ाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। निल पोटेंट मैट्रिक्स में पावर बढ़ाते जाओ, किसी एक पावर पे जाके 0 बनेगी, उसके बाद की तो खैर सारी 0 हैं, इसको हम निल पोटेंट मैट्रिक्स बोल देंगे। इसमें और समझिएगा, अगर A स्क्वायर आई है तो A क्यूब क्या होगा, A क्यूब क्या होगा A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, और A स्क्वायर क्या है I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, अभी समझा भी दूंगा मैं इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, सेम मैट्रिक्स रहती है। चलिए समझते हैं एक बार, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। A मैट्रिक्स है 2 3 5 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की लेके चल रहा हूँ मैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती थी ना ऐसा, अगर मैं A मल्टीप्लाई बाय I करूँगा तो देखना क्या आएगा, 2 प्लस 0 मीन्स 2, 0 प्लस 3, 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 1, क्या ये सेम आ गई। अगर ऐसे में इसको प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये सेम आएगा। तो आप कह सकते हो A स्क्वायर की वैल्यू आई थी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A के साथ प्री मल्टीप्लाई करेंगे A रहेगा, A क्यूब A हो रहा है, A की पावर 4 क्या होगा A क्यूब इंटू A, और A क्यूब क्या था A इंटू A स्क्वायर, और A स्क्वायर क्या है इस केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A की पावर 4 I हो रहा है तो A की पावर 5 क्या होगा A की पावर 4 मीन्स I मल्टीप्लाई बाय A मीन्स A। आप कंक्लूजन ये कह सकते हो, इसका मतलब इस तरह की मैट्रिक्स में A की पावर n जो है वो हर एक केस में I या A नहीं हो रहा बल्कि चेंज हो रहा है। कब, अगर n जो है even लेकर के चल रहे हैं, पावर 2 पावर 4 ऐसे पावर 6, तब तो आएगा I, और n अगर ऑड हुआ ये पावर में तो आ जाएगा A। किसके लिए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए। अब मैं इनके एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैट्रिसेस के, हम वेरीफाई, आप उसको वेरीफाई भी करके देख लेना कि ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हर मैट्रिक्स ऐसी नहीं होती, कुछ मैट्रिक्सेस ही इन कंडीशंस को फॉलो करेंगी। ठीक, ये तीनों के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इस मैट्रिक्स को अगर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगी, इस मैट्रिक्स को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, फिर वापस इससे मल्टीप्लाई करने पे तो यह नहीं है, मतलब पावर क्यूब पावर 5
ऑड पावर्स में ये आएगा, इवन पावर्स में आइडेंटिटी आएगा। इस मैट्रिक्स की पावर बढ़ाते चलोगे तो एक पर्टिकुलर पावर पर जाकर के नल मैट्रिक्स बन जाएगी आपका। ये आप इसको चाहें तो इसका इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, मीन्स किस पावर पर ये नल मैट्रिक्स बन जा रही है, चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक आप इसको। ठीक है, चलिए हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन समझा, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, आगे बढ़ते हैं चलिए अब।